शादी के प्रोग्राम में 50 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था। इतना बड़ा प्रोग्राम था कि जो भी शादी में आया बस वो देखता ही रह गया प्रोग्राम। और दूल्हा दुल्हन बड़े ही खुश स्टेज पर बैठे हुए थे, दोनों के फोटो क्लिक हो रहे थे। और शादी के प्रोग्राम के बाद दूल्हा दुल्हन 10 दिन के लिए श्रीलंका चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं हनीमून पर, और फिर वहां से वापस आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है हनीमून पर जाने के बाद दोनों के बीच में कि जिसके बाद पहले दुल्हन की मौत होती है और दुल्हन की मौत के 2 दिन के बाद ही दूल्हा की मौत हो जाती है। जो दूल्हा की माँ थी उनकी भी मौत होने वाली थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। लेकिन शादी के महज 2 महीने के बाद ही ऐसा दोनों के बीच हनीमून पर जाने के बाद विवाद हुआ कि जिसके बाद दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई और पूरी शादी का प्रोग्राम एक चर्चा का माहौल बन गया। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो यकीन मानिए आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। और इस घटना को मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जिंदगी में इस घटना को सुनना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको मैं शुरुआत से बताऊंगा, वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें तभी आपके समझ में आएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम मानस है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की कहानी है उसकी शुरुआत बेंगलुरु के विद्यारयपुरा इलाके से होती है। वहां पर रहने वाला सूरज, जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी, और एक वो ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है, जो जोमेटो वगैरह होती है, वैसे ही एक डिलीवरी की फ्रेंचाइजी उसके पास थी और वो चलाता था। जो सूरज था इसकी उम्र लगभग 36 साल थी। सूरज की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वहीं इतनी उम्र होने के साथ साथ जो सूरज की माँ थी जयंती, वो सूरज के लिए रिश्ता देख रही थी। और कुछ महीने पहले ही सूरज का रिश्ता देखा जाता है गन्वी नाम की लड़की से, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी और जो राम मूर्ति नगर है वो उस इलाके की रहने वाली थी। रिश्ता थोड़े महीने चलता है, थोड़े महीनों तक रिश्ता चलता है और आखिर में जो शादी की डेट फिक्स होती है वो 29 अक्टूबर को होती है। और 29 अक्टूबर को जो सूरज था वो अपने परिवार के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ बारात चढ़कर निकलती है, गन्वी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सारी रस्में होती हैं, फेरे होते हैं और गन्वी के साथ सूरज की शादी हो जाती है। फिर विदा होकर गन्वी मतलब अपने ससुराल में आती है, यहाँ पर भी सारी रस्में होती हैं और उसके बाद फिर रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर रिसेप्शन की जो डेट थी वो रखी जाती है 23 नवंबर। और बेंगलुरु का जो पैलेस ग्राउंड है वहाँ पर ये रिसेप्शन होता है। इस रिसेप्शन में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है और ये खर्चा जो उठाने वाले थे वो गन्वी के परिवार वाले उठाने वाले थे। उन्हीं की तरफ से दान दहेज के साथ ये प्रोग्राम का सारा खर्चा उन्होंने उठाया था। और ये जो प्रोग्राम था भाई, जब 40 लाख रुपए का इतना बड़ा प्रोग्राम होगा तो इसका मतलब बात ही इसकी अलग होगी। तो प्रोग्राम में सारी चीज़ें थी। गन्वी और सूरज स्टेज पर बैठे हुए थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे, आप देख सकते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद फिर जो परिवार के लोग थे वो सूरज से बोलते हैं कि अब तुम हनीमून के लिए कहाँ पर जाओगे। और फिर 10 दिन का एक पैकेज हनीमून का सूरज और गन्वी के लिए बुक किया जाता है, वो भी श्रीलंका में। विदेश का इन लोगों का पैकेज बुक होता है और ये लोग 15 दिसंबर को ये लोग फ्लाइट से सीधे अपने हनीमून पर निकल जाते हैं श्रीलंका। और वहाँ पर पहुँचते हैं, फोटो वीडियो क्लिक कर रहे थे, घर वालों को भेज रहे थे। उस टाइम पर बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसी बीच वहीं हनीमून पर 5 दिन इनको हुए थे, मतलब 5 दिन पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन उसी बीच जो सूरज था वो जब गन्वी का फ़ोन चला रहा होता है तो उसको पता चलता है कि उसमें गन्वी के साथ किसी और लड़के के साथ फोटो है। उसमें वो चैट वगैरह देख लेता है, फोटो देख लेता है। अपनी आंखों से फोटो देखने के बाद सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो आग बबूला हो जाता है। वो ये बात गन्वी से बोलता है कि तुम्हारे फ़ोन में ये क्या किया है। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि गन्वी का मतलब कोई मसला नहीं होगा। लेकिन गन्वी सूरज को समझाती है कि मेरा जो कुछ था वो शादी से पहले था, ये शादी से पहले का मेरा मामला था, अभी मेरा कोई मसला नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और सूरज का इतना दिमाग ख़राब होता है कि 10 दिन का जो पैकेज था वो 5 दिनों के अंदर ही वो वापस आ जाता है, वापस अपने घर पर आता है। ये 20 दिसंबर को अपने घर आ जाता है। घर पर आकर बताता है कैसे ऐसे उसने गन्वी के फ़ोन में किसी और के साथ चैट फोटो देखी है। गन्वी का मुझसे शादी से पहले किसी और के साथ मतलब अवैध संबंध थे और ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब जो ये गन्वी थी ये सूरज के पैरों में गिर जाती है, सूरज के पैरों को पकड़ लेती है, सूरज से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ वो मेरा पहले था,
अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब मैंने तुमसे शादी की है, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? अगर मेरा मसला था भी तो मैं उसी के साथ चली जाती, तुमसे शादी क्यों करती? मेरा वो पास्ट था जिसको मैं भूल चुकी हूँ, मेरा सब कुछ तुम हो, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, तुम्हें गलती का मौका नहीं मिलेगा। वो ये सारी बातें सूरज से बोलती है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं था। सूरज ने गनवी के परिवार को फ़ोन कर दिया था, गनवी का परिवार भी वहाँ पर मौजूद था, सूरज की माँ भी वहाँ पर, मतलब सारे लोग मौजूद थे। और ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी कर कर दोनों के बीच सुलह हो जाए, मतलब जो कुछ देखा वो सूरज भूल जाए, गनवी को अपना ले। लेकिन सूरज ये मानने को तैयार नहीं था। और उसी बीच ये विवाद होते होते 1-2 दिन गुजरते हैं। उस टाइम पर सूरज की माँ भी बोलती है कि रुक जाओ, गनवी को यहीं पर छोड़ जाओ, फिर देखते हैं। और फिर आखिर में रोज़ाना ये विवाद चलता है। सूरज गनवी से बातचीत नहीं करता, लड़ाई झगड़ा होता है, सवाल जवाब होते हैं। और आखिर में 25 दिसंबर को सूरज गनवी के परिवार वालों को बुला लेता है और उनसे बोलता है कि गनवी को यहाँ से ले जाओ। अब जो गनवी का परिवार था वो गनवी को ले जाने के लिए आ जाते हैं। और लास्ट टाइम में गनवी सूरज के पैरों को पकड़ती है, उससे बोलती है कि देखो तुम मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से कोई गलती का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे एक मौका तो दे दो। और मैंने तुम्हारे साथ होते हुए तुम्हें धोखा नहीं दिया, अगर तुम मुझे यहाँ रखोगे, मुझे मारोगे पीटोगे, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे वापस मत भेजो, मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सबको मतलब सबकी उंगलियाँ उठेंगी, ये सब होगा वो होगा। गनवी बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज मानने को तैयार नहीं होता। और आखिर में जो गनवी का परिवार था वो गनवी को लेकर वापस मायके चले जाते हैं। यहाँ पर सूरज अपने घर पर था, शाम के लगभग 7 बजते हैं। और 7 बजे के टाइम पर गनवी अपने मायके जाने के बाद टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी। क्या मतलब उसकी शादी हुई, 2 महीने अभी हुए थे और ये मामला बिगड़ गया। परिवार के लोग जब उसको खाना खाने के लिए बुलाते हैं, उसके गेट को बजाते हैं तो गेट तो अंदर से बंद था। गनवी की माँ उसको जब खिड़की से झांक कर देखती है तो उन्हें दिखता है कि गनवी तो अंदर पंखे पर झूल रही है। ये देखते ही चीख पुकार का आलम मच जाता है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। गनवी की मतलब मौत हो चुकी थी। अब परिवार में एक मतलब वो हो जाता है कि मतलब लड़के वालों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, क्या मतलब गनवी ने ऐसा कदम उठा लिया। जो परिवार के लोग थे वो ये खुलासा नहीं करते कि मतलब ये सब चल रहा था। परिवार के लोग ये बोलते हैं कि जो लड़का था वो दान दहेज की मांग कर रहा था, वो पैसे मांग रहा था। वो ये बात नहीं बताते कि गनवी के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, इसलिए सूरज ने भगा दिया था। अब पुलिस को पता चलती है, पुलिस की टीम मतलब अब सूरज को ढूंढने के लिए पहुंचती है। दूसरी तरफ सूरज घर से भाग जाता है और सूरज का परिवार फरार हो जाता है। वहीं जो गनवी के परिवार वाले थे वो एम्बुलेंस में गनवी की बॉडी को रखते हैं और लगभग 100 लोग, गनवी के सब रिश्तेदार मिलकर सूरज के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं पर बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, ये गनवी के परिवार को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जो सूरज का घर था उसके घर के बाहर एक कुत्ता, वो लोग बाहर से ताला डालकर कुत्ते को बाहर बांध गए थे, तो पुलिस ताला तोड़कर भी अंदर नहीं घुस सकती थी, इसलिए कुत्ते को खोलने में, कुत्ते को हटाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आखिर में पुलिस जब घर में घुसती है सूरज के तो वहां पर कोई भी नहीं था। पुलिस चारों तरफ सूरज को, सूरज के परिवार को ढूंढती फिर रही थी। 26 दिसंबर लग जाता है और 26 दिसंबर को ये जो सूरज था ये यहाँ से भागकर सीधा नागपुर पहुंच जाता है अपनी माँ के साथ। और 26 दिसंबर को नागपुर में एक होटल में ये रुकता है अपनी माँ के साथ। और जब इसको पता चलता है कि जो गनवी थी उसका परिवार और इतने सारे लोग चारों तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा परिवार परेशान है, तो सूरज अपना एक नोट लिखता है। और नोट लिखने के बाद लगभग 12:30 बजे के टाइम पर, क्योंकि 26 दिसंबर से 27 दिसंबर लग चुका था, 2 दिन, दूसरा दिन लग चुका था, और रात के टाइम ये वहीं पर पंखे पर ये भी झूल जाता है। अब जो इसकी माँ थी जयंती, ये दूसरे कमरे में थी, ये आती हैं अपने कमरे से निकलकर सूरज के पास 12:17 पर। जब ये गेट खोलती हैं तो देखती हैं कि सूरज मतलब लटका हुआ था। इनकी हालत ख़राब हो जाती है और हालत ख़राब होने के बाद ये रोती पीटती जो कमरा, जो वॉशरूम था वहाँ पहुँचती है और वहीं पर जाकर फिनाइल को पी लेती हैं। और फिर चीख पुकारों की जब आवाज़ होटल स्टाफ सुनता है तो होटल स्टाफ वहाँ पहुँचता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं, सूरज की बॉडी को उतारा जाता है और सूरज की भी मौत हो चुकी थी। अब इस घटना का खुलासा होता है, जो नोट लिखा हुआ था उसमें पूरी बात सूरज ने लिखी थी कि कैसे कैसे उसने फ़ोटो देखे, वीडियो देखे, ये जो गनवी के परिवार के लोग हैं दान दहेज का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सूरज बस बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो गनवी को रखना नहीं चाहता था, क्योंकि गनवी किसी और से प्यार करती थी। हो सकता है वो सूरज को नीले ड्रम में सेट कर देती, ये सूरज को लग रहा था, और सूरज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी जिस लड़की से शादी हुई है उसके साथ किसी और के संबंध थे, और इस वजह से सूरज भी परेशान हो चुका है और सूरज ने गलत कदम उठा लिया। वहीं जो सूरज की माँ है उनका इलाज चलता है, वो थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, उनकी जान बच जाती है। लेकिन एक तरफ दुल्हन ने गलत कदम उठाया, दूसरी तरफ दूल्हा ने गलत कदम उठाया, और दोनों के मरने के बाद अब ये मामला शांत हो गया है। मतलब अब दूल्हा की तरफ भी कोहराम मच गया, दुल्हन की तरफ भी कोहराम मच गया, तो जाहिर सी बात है बराबर हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में क्या हुआ, इस पूरे मामले को सुनकर आपके क्या समझ में आया कि मतलब 2 महीने के अंदर इतना बड़ा शादी का प्रोग्राम, एक दूसरे के साथ सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब ऐसा सब कुछ बिगड़ गया। लड़के के साथ सूरज ने फोटो देखे थे, लेकिन फिर भी मामला नहीं संभल पाया। तो इसमें देखिए मेन वजह ये रही कि जो सूरज था उसने गनवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। उसने ये सोचा था कि मेरी पत्नी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। गनवी ने सब कुछ बहुत संभालने की कोशिश की थी, लेकिन जो सूरज था उसका जो एटीट्यूड लेवल था वो थोड़ा ज़्यादा था। वो उसका मतलब ईगो का मामला था कि नहीं, मैं देखी हुई मक्खी नहीं खाऊंगा, मतलब अगर मैंने देख लिया गनवी को किसी और के साथ तो मैं अब इसको अपने साथ नहीं रखूंगा। ये अब अपवित्र, तो अब ये पवित्र नहीं रही, इसके ऊपर दाग लग गया, ये गंदी हो गई। तो इस वजह से उसने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन अगर सोच कर देखिए, सूरज गनवी से ये बोलता है कि ठीक है देखो, तुम्हारा जो पहले था अब तुम मेरे साथ हो, ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई शिकायत का मौका मिलेगा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक अगर वो मौका देता तो शायद आज सूरज भी दुनिया में होता, गनवी भी दुनिया में होती, एक ज़िंदगी अच्छी खासी उनकी चल रही होती। और देखिए पहला ऐसा कोई मामला नहीं है, बहुत सारे लोग मेरी जान पहचान में हैं जो लोग बोलते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए कि जो किसी और से मिली ना हो, मतलब बोल सकते हैं, थोड़े गंदे अल्फाजों में बोल सकते हैं कि एकदम पवित्र लड़की चाहिए, मतलब सील एकदम ऐसी चाहिए कि हम ही उसके साथ सब कुछ करें, एकदम सील पे। एक लड़कों का ही डायलॉग होता है, और मैं लड़कों से हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाएगी जिसको किसी ने टच ना किया होगा, और वो लड़की तुम्हारे पास आकर रहने लगेगी। लेकिन अगर वो लड़की फजीताखोर हुई, हर्राफा हुई, लड़ंका हुई, कलेश वाली हुई, तो क्या तुम या तुम्हारा परिवार उसके साथ खुश रह पाएगा? क्या तुम उसकी चीज़ों को चाटोगे? क्या तुम मतलब उसकी खूबसूरती को चाटोगे? बहुत ज़्यादा सुंदर भी हुई तो फिर तुम क्या करोगे उसकी खूबसूरती के? जब वो तुम्हारे घर में फजीदा फैलाएगी, तुमसे लड़ेगी, पुलिस थाना करेगी, तो क्या करोगे? तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर इंसान के साथ तुम्हें किसी के साथ रहना है तो आप उसके उस चीज़ से जज ना करें जो उसका पास्ट था या जो कुछ भी था या उसके साथ कुछ भी हुआ। आप इस चीज़ से जज करें कि उसकी आदत कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो आपके साथ कैसे रहेगी। क्या वो आपके साथ लड़ेगी? क्या आपको वो टेंशन में देखेगी, या मतलब आपको टेंशन में डालेगी? क्या वो आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देगी? अगर ऐसी लड़की है, मतलब ऐसा करने वाली लड़की है, तो फिर आप उसके साथ ना रहें। और अगर ऐसी लड़की है जो आपके दुख तकलीफ में बिल्कुल साथ है लेकिन कुछ ख़राब था, तो वो उस एक चीज़ को हटा दें और जो पूरी उसकी अच्छाइयाँ हैं उनको देखें और एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। छोटी सी ज़िंदगी है ये, लड़ाई झगड़ा, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और हर इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं हूँ तो मैं भी परफेक्ट नहीं होऊंगा, मेरा भी कुछ ना कुछ मामला होगा, कोई भी है किसी का कुछ ना कुछ मामला ज़रूर होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हमारा सामने नहीं आ पाया, उस इंसान का सामने आ गया तो वो बुरा बन गया। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर करें, सारी चीज़ों को सोचें, जज्बातों में आकर गलत कदम ना उठाएं, जज्बातों में आकर किसी को जज ना करें। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपनी ज़िंदगी का सही फैसला करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।